नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। तो लीजिए, हाजिर हैं हम द्विवेदी युग के टॉपिक के साथ, जो कि कक्षा 10, 11, 12 यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए हिंदी के अंतर्गत एक आवश्यक टॉपिक है। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के ही अंतर्गत आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें और उनकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो वीडियोस आपको वहां पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के बारे में चर्चा की थी और आज हम द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कॉपी पेन आप जरूर हाथ में ले लें और जो द्विवेदी युग का टॉपिक है वो आप लिखते जाएं और नोट्स के साथ उसको कंप्लीट करते जाएं, जिससे बाद में आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब हम लिखते हैं तो आधा हमें कंप्लीट, 50% हमें लिखते में ही कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमें जरूरत होती है कि हम समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें। और जो हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है एक्सपी क्लासेस का, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ये हिंदी साहित्य का टॉपिक खत्म होगा उसके बाद उस चैनल पर आपकी लाइव क्लासेस ली जाने लगेंगी। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक भी आपको आई बटन पर जरूर मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग का जो समय काल है वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने भारतेंदु युग पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसका समय काल क्या था? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग और उसका समय काल है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। ठीक है, जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। जैसे कि भारतेंदु युग का नामकरण जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था, वैसे ही द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। देखिए, ये कोई युग नहीं होते हैं, एक समय बीता, रचनाएं हुई और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लेखक इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है कि एक समय काल में, जैसे अगर 20-25 वर्ष का कोई समय काल हो गया या 50 वर्ष का कोई समय काल हो गया, उसमें उस लेखक की रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती हैं। जैसे अगर हम देखें इस समय जो कोई समय चल रहा है, तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, कभी राजीव गांधी जी रहे, कभी इंदिरा गांधी जी रही। तो उनके समय काल को उनके युग के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी युग चला है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग चला है, आज मोदी युग चल रहा है। तो क्या हुआ कि ये जो समय बीता उसके अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध लेखक हुए और उन्होंने अपने लेख करने का तरीका अपने हिसाब से बदला। कभी कोई खड़ी बोली गद्य की रचना कर रहा था, तो कभी किसी ने भाषा के परिमार्जन पर और लेखनी और वर्तनी पर ज्यादा ध्यान देकर रचना की। तो आगे जो इतिहास लिखे गए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, तो इस समय को उन लेखकों के नाम पर बांट दिया गया। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो रचनाएं की वो एक निश्चित समय अंतराल में की, तो उस समय भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी थे उनका प्रभुत्व स्थापित था, यानी वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए उस समय काल को भारतेंदु युग के नाम पे दे दिया गया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग क्यों दिया गया? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1900 से 1918 ईस्वी के बीच में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण कार्य था, उन्होंने क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और इन्होंने भाषा की जो लेख यानी हिंदी भाषा में जो रचनाएं की उनमें लेखन और वर्तनी पर बहुत अधिक ध्यान दिया, यानी उसको शुद्ध करने का बहुत अधिक प्रयास किया। तो इनका जो ये प्रयास था, इनके द्वारा किए गए जो ये कार्य थे, इस वजह से उस समय अंतराल को यानी 1900 से 1918 ईस्वी के समय को द्विवेदी युग का नाम दे दिया गया। ये पहले से निश्चित नहीं था, लेकिन बाद में जाकर जो अभी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, तो जिन्होंने इतिहास लिखा, जो लेखक थे, उन्होंने उस समय अवधि को याद रखने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए उस प्रसिद्ध लेखक के नाम पर ही उसको नाम दे दिया। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग दिया गया, ऐसे ही द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये निश्चित नहीं है कि भारतेंदु युग में जो लेखक हैं वो द्विवेदी युग में उन्होंने रचनाएं नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। भारतेंदु युग के कुछ लेखक हैं जिन्होंने, मान लीजिए अगर किसी ने
90 ईस्वी से रचना करना प्रारंभ किया, तो क्या वो 10 साल ही रचना करेगा कि 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला तो सिर्फ उसने उसी में रचना की? नहीं, 1890 से कोई द्विवेदी युग में भी रचनाएं करता रहा, उनकी भारतेंदु युग में भी रचनाएं देखने को मिलती है। अब जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है, उनकी रचनाएं हमें द्विवेदी युग में भी देखने को मिलती हैं और उनकी रचनाएं हमें छायावाद उत्तर युग में भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि युग परिवर्तन हुआ और उन्होंने रचनाएं करना बंद कर दी, नहीं, ये समय अंतराल चलता रहा, रचनाएं होती नहीं। लेकिन बाद में इन जो ये महत्वपूर्ण समय था वहां पर जिसका प्रभुत्व स्थापित था, जो या फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक बन के निकल कर आए, उनको समय उनके नाम पर युग दे दिया गया। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी कि जरूरी नहीं कि एक लेखक सिर्फ एक ही युग में कार्य करता रहा हो। वो भारतेंदु युग में भी हो सकता है उन्होंने कार्य किया हो, लेख किए हो, और उन्होंने द्विवेदी युग में भी लेख किए हो। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको इस चीज में कि देवकीनंदन खत्री जी हैं, वो भारतेंदु युग में भी कार्य कर रहे थे और द्विवेदी युग में भी कार्य कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि द्विवेदी युग लगा तो उन्होंने लेखन कार्य बंद कर दिया, नहीं। द्विवेदी युग में जो लेखन करने की जो एक नई टेक्निक कह लीजिए या एक तकनीक का विकास हुआ, उस पर उन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया, ये होता था, ठीक है। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। और देखिए 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है द्विवेदी युग की। जैसे कि जो भारतेंदु युग था वहां पर हरिश्चंद्र मैगनीज नामक जो पत्रिका थी, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका थी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही द्विवेदी युग में सरस्वती नामक पत्रिका, देखिए 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ। इसके जो प्रकाशक थे और प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रथम संपादक हैं वो चिंतामणि घोष हैं, लेकिन जो सरस्वती पत्रिका है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि प्रथम संपादक तो चिंतामणि घोष थे। इनके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी ने भी इसका संपादन, श्याम सुंदर जो दास थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने चिंतामणि घोष के बाद वो संपादक बने। उसके बाद 1903 ईस्वी में, बस 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। लेकिन इन्होंने सरस्वती पत्रिका को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इनके संपादन में बहुत अधिक विकास हुआ सरस्वती पत्रिका का, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे और द्वितीय संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। लेकिन जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने वर्ष 1903 में, उन्होंने ही उसका सर्वाधिक विकास किया। बहुत अधिक महत्वपूर्ण, बहुत एक अधिक विख्यात जो पत्रिका बन के निकलकर सामने आई सरस्वती पत्रिका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो उसमें विकल्प दे सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको याद रखना है कि इन चारों विकल्प में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। लेकिन प्रश्न घुमा के भी पूछ देता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष जी थे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती पत्रिका थे उसके संपादक बने, और इनके ही काल में इनके द्वारा जैसे ये संपादक बने उसका बहुत तेजी से विकास हुआ, सरस्वती पत्रिका का बहुत तेजी से विकास हुआ, ठीक है। अब द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखिए, मैंने अभी बताया है कि जरूरी नहीं जो द्विवेदी युग में लेखक रहे हों वो किसी अन्य युग यानी द्विवेदी युग के पहले जो भारतेंदु युग था उसमें भी हो सकता है उन्होंने लेखन कार्य किया हो, और द्विवेदी युग के बाद जो छायावाद युग या छायावाद उत्तर युग है उसमें भी हो सकता है उन्होंने लेखन कार्य किया हो। लेकिन जो प्रमुख का मतलब यह है कि जिन्होंने बहुत ही प्रमुख रचनाएं कर दी, या इनके जो ये जो लेखक रहे वो द्विवेदी युग में काफी अच्छी रचनाएं करते रहे, इसलिए उनको प्रमुख लेखक कहा गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर तो इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा ही है। मैथिली शरण गुप्त, अब देखिए मैथिली शरण गुप्त थे वो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक या कवि कह लीजिए रहे हैं, लेकिन इन्होंने पद्य साहित्य में बहुत सारी रचनाएं की, गद्य साहित्य में नहीं की उतनी ज्यादा रचना, लेकिन पद्य साहित्य में बहुत सारी रचनाएं की हैं, और इनको द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पद्य साहित्य में, अभी जब हम पद्य साहित्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब उसमें द्विवेदी युग आएगा, मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, साकेत, यशोधरा, ये सब रचनाएं मैथिली शरण गुप्त ने की हैं, और इनको राष्ट्रकवि बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा ध्यान गद्य साहित्य के
लेखक और उनकी रचनाओं पर देना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी इस द्विवेदी युग के लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनको हरिऔध की उपाधि मिली है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहन लाल द्विवेदी, ये कुछ द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं हम पढ़ेंगे और आगे भी जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक अलग से वीडियोस बनाता रहूंगा जिसमें आपको केवल भारतेंदु युग में जो जो रचनाएं हुई और जिन लेखकों ने की उनके बारे में, सारी गद्य और पद्य साहित्य दोनों की रचनाएं हम जोड़कर पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी काव्य के अंतर्गत रचना आती है, कौन सी गद्य के अंतर्गत या कौन सी पद्य के अंतर्गत रचना आती है और कौन सी गद्य के अंतर्गत रचना आती है। ठीक है, आगे बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं या उनके बारे में कौन कौन से तथ्य हैं वो पढ़ेंगे हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए द्विवेदी जी की जो भाषा थी वो द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि पर और वर्तनी के लेखन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि एवं वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। ये चाहते थे कि जब लेखन कार्य किया जाए तो भाषा में बहुत अधिक शुद्धता हो और जो वर्तनी लिखी जाती है, मात्राएं चढ़ाना हो गया, ये सब चीजें वर्तनी के अंतर्गत आती हैं। चांद बिंदी लगाना हो गया, कौमा लगाना हो गया, पूर्ण विराम लगाना हो, तो ये वर्तनी की शुद्धता कहलाती है। तो इस चीज पर द्विवेदी जी ने बहुत अधिक ध्यान दिया और ये इस चीज के समर्थक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन किया। अब अगर प्रश्न पूछ ले कि भाषा का परिष्कार एवं परिमार्जन किस लेखक ने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि भाषा का इन्होंने बहुत अधिक ध्यान रखकर ही रचनाएं की। जब इन्होंने लेखन कार्य किया तो वहां पर उन्होंने ये चीज ध्यान दी कि भाषा में शुद्धि हो, वर्तनी बहुत अच्छी हो, इस चीज पर ध्यान देकर इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसज्ञ रंजन है, जनकस्य दंड है, सुकवि संकीर्तन है, संपत्ति शास्त्र है, कवि और कविता है, आत्मनिवेदन है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो द्विवेदी युग में ही प्रकाशित हुई, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है तो द्विवेदी युग में ही इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई ज्यादातर। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटकों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं? पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक पढ़े थे ना, उसी तरह से द्विवेदी युग में भी प्रमुख नाटक हुए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? श्रीदामा, इसके रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। सुदामा, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, श्रीदामा अलग है, सुदामा अलग है। श्रीदामा के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी, सुदामा के रचनाकार हैं शिवनंदन सहाय। वीर जयमल, इसके रचनाकार है गंगा प्रसाद गुप्त। सेनापति ऊदल, इसके रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृद्ध विवाह, इसके रचनाकार हैं भगवती प्रसाद। मृच्छकटिकम, इसके रचनाकार हैं लाला सीताराम। ठीक है, ये कुछ रचनाएं हो गई जो कि नाटक के अंतर्गत हैं और इनके लेखक भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब अगर पूछ ले सुदामा की रचनाकार, तो हमें याद रखना चाहिए कि सुदामा जो है उसके सुदामा नामक जो नाटक है उसकी रचनाकार शिवनंदन सहाय जी हैं। ठीक है, श्रीदामा के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। इसके अलावा कुछ और आप याद रख सकते हैं, नागानंद नामक नाटक है, द्विवेदी युग का ही नाटक है नागानंद, उसके जो रचनाकार हैं वो सदानंद अवस्थी जी हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे द्विवेदी युग के उपन्यास के बारे में। तो द्विवेदी युग के कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है? तो देखिए देवकीनंदन खत्री जी हैं, इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास है चंद्रकांता, दूसरा है चंद्रकांता संतति। अब देखिए चंद्रकांता एक अलग उपन्यास है, चंद्रकांता संतति एक अलग उपन्यास है, दोनों ही देवकीनंदन खत्री जी के हैं। भूतनाथ, अनूठी बेगम, ये चार उपन्यास हैं जो देवकीनंदन खत्री जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, और ये द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, इनके द्वारा तारा और रजिया बेगम नामक उपन्यास द्विवेदी युग में लिखे गए। लज्जाराम शर्मा, इनके द्वारा आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, ये जो उपन्यास हैं इनके द्वारा लिखे गए द्विवेदी युग में, लज्जाराम शर्मा जी द्वारा। गोपाल दास गहमरी, इनके द्वारा सरकटी लाश और जासूस की भूल, ये दो उपन्यास हैं जो कि गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अब हरिऔध, हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध नामक उनको उपाधि मिली थी, इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो है अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ये जो उपन्यास हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और प्रत्येक रचना, प्रत्येक उपन्यास या नाटक आप लिखते जा रहे होंगे, उनके लेखक के नाम भी लिखते जा रहे होंगे।
साथ ही साथ समय समय पर आप अपना पुराना जो भारतेंदु युग रहा है, पूर्व भारतेंदु युग रहा है, आदिकाल रहा है, भक्ति काल रहा है, रीतिकाल रहा है, इसके अलावा संधि, रस, छंद, अलंकार, ये सब वीडियोस आप रिवाइज जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। आप अभी अगर 1-1.5 महीने बाद उस चीज को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जैसे आपने 90% आप जो पढ़ा था आप 90% भूल गए हो। इसलिए रिवीजन करते जाइएगा। वीडियोस आपको रेगुलर मिलते जा रहे हैं तो आगे भी पढ़ते जाइए, साथ ही साथ पीछे का रिवीजन करना मत भूलें। ठीक है, अब द्विवेदी युग की कहानियां पढ़ेंगे। देखिए, कहानियों की जो शुरुआत हुई वो द्विवेदी युग से हुई। भारतेंदु युग में हमने निबंध, उपन्यास और नाटक पढ़े थे। जो भारतेंदु युग था उसमें हमने निबंध, उपन्यास और नाटक पढ़े थे। जो कहानियों की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, वो द्विवेदी युग से हुआ। पिछले वीडियो में हमने जो हिंदी में प्रथम नाटक थे, उपन्यास थे, साथ ही साथ कहानी भी पढ़ी थी कि इंदुमती जो थी वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है ना, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित इंदुमती है वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती। लेकिन ये जो कहानी है वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्विवेदी युग की प्रमुख कहानी के अंतर्गत आती है ये इंदुमती, प्रथम कहानी है ये हिंदी गद्य की। ठीक है, 11 वर्ष का समय इसकी रचना की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्लेग की चुड़ैल, ये बहुत प्रसिद्ध है, लाला भगवान दीन। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं प्लेग की चुड़ैल के लाला भगवान दीन, यहाँ पर बड़ा ला है, याद रखिए। लाला भगवान दीन जो है वो प्लेग की चुड़ैल की रचनाकार हैं। दुलाई वाली जो कहानी है उसका नाम है दुलाई वाली, इसकी रचना की है बंग महिला ने। ठीक है, बंग महिला, उसने कहा था, इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बार बार प्रश्न जो पेपर है उसमें पूछी जाती है कि उसने कहा था नामक कहानी के रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो कहानी और उसकी रचनाकार किसने इसकी रचना की है ये जरूर आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाली कहानियां हैं ये सारी। अब द्विवेदी युग के प्रमुख जीवन चरित्र जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन चरित्र से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीवनी थी वो लिखने का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अब द्विवेदी युग आया तो जीवनी लिखा जाना, जीवन चरित्र लिखा जाना एक आम बात हो गई और ये चर्चा का विषय बन गया कि जीवन चरित्र लिखना। ठीक है, तो अब देखते हैं हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, ये दोनों ही रचनाएं बाबू शिव नंदन सहाय जी ने लिखी है। ठीक है, हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र दोनों ही रचनाएं बाबू शिवनंदन सहाय ने लिखी हैं। और बाबू राधा कृष्ण दास जी का जीवन चरित्र जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास जी का जीवन चरित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो देखा आपने, द्विवेदी युग के अंतर्गत हमने द्विवेदी युग के जो प्रमुख नाटक थे उनके बारे में पढ़ा है, द्विवेदी युग के जो प्रमुख उपन्यास थे उनके बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ जो द्विवेदी युग में कहानियों की शुरुआत हुई इंदुमती से लेकर, इंदुमती हिंदी गद्य की प्रथम कहानी मानी जाती है, उसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो हमने द्विवेदी युग की कहानियों के बारे में भी पढ़ लिया, द्विवेदी युग में जो प्रमुख जीवन चरित्र थे उनके बारे में भी पढ़ लिया। तो यहीं तक हमारा द्विवेदी युग था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख रचनाएं हिंदी गद्य के अंतर्गत जो थी, पद्य की बात नहीं कर रहा मैं, पद्य की रचनाएं हम पद्य के जब हिंदी साहित्य जो प्रारंभ होगा तब हम द्विवेदी युग के अंतर्गत जो पद्य की रचनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम गद्य की रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो ये हिंदी गद्य की द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख रचनाएं थी, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम छायावादोत्तर युग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से गद्य लेखक हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, या उस काल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो हिंदी गद्य के विकास में सहायक रही उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको बाद में परीक्षा के समय कभी परेशानी नहीं होगी कि हाँ परीक्षा का समय आ रहा है, आपको नोट्स भी बनाना पड़ रहा है। अभी नोट्स बना लेंगे, अभी से आपका ये चीज तैयार होती चलेगी। साथ ही साथ कुछ प्रश्न मैंने पिछले वीडियो से आपसे पूछे हैं, उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। इस वीडियो में हमने दोबारा पढ़ लिया कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती थी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित। तो इसके अलावा दो आपको बताने कि हिंदी का प्रथम उपन्यास और हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, और पूर्व भारतेंदु युग का समय काल क्या है, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन का वर्ष क्या था और किस स्थान से वो प्रकाशित हुई थी और उसके प्रकाशक का नाम, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही जल्द नया वीडियो आपको प्राप्त होगा और बहुत ही जल्द नए चैनल पर लाइव क्लासेस ली जाएंगी, इसलिए नए चैनल को भी आप जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर पढ़ाई करती रहिए, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास, बहुत ही अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते रहिए, प्रत्येक विषय की तैयारी करते रहिए। ऐसा मत करिए कि एक ही विषय आप पढ़ते रहें, अन्य विषय में आप पीछे हो जाएं, तो प्रत्येक विषय के बारे में आप पढ़ते रहिए, हर विषय की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए